अध्याय 105 अस्पताल के बचे हुए लोग। मयंक अभी भी ब्लैक आर्मर पहने हुए था, उसके हाथ में एक चाकू था और वह प्रणव के पीछे पीछे तेजी से कैफेटेरिया बिल्डिंग की दिशा में जा रहे थे। दक्षिण शहर प्रथम अस्पताल दक्षिण शहर के भीतर सबसे अच्छा तृतीय श्रेणी का अस्पताल था। एक सामान्य दिन में ये जिन मरीजों को सेवा प्रदान करता था उनकी संख्या असंख्य थी, इसलिए बाह्य रोगी भवन, अंतः रोगी भवन, प्रशासन भवन और अन्य निर्माणों के एक साथ भरे होने के बावजूद अस्पताल अभी भी एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करता था। फैलती हुई लताओं की दिशा का अनुसरण करते हुए मयंक और प्रणव जल्दी से अस्पताल के दक्षिण पश्चिम कोने पर पहुंचे, जहां उनके सामने अचानक एक छोटी इमारत दिखाई दी। सावधान रहें कि राक्षसों द्वारा घात न लगाया जाए। कैफेटेरिया बिल्डिंग के सामने एक लंबा विशाल मैक्रोफेज कुत्ता देवाशीष के भक्षक का सामना कर रहा था, जिसके चारों ओर लगभग 30 रेंगने वालों और मांस लाशों के अवशेष थे। वे भूखे दिख रहे थे, लेकिन देवाशीष और अन्य कम से कम घबराए नहीं थे। वास्तव में टीम के सदस्यों ने केवल रक्षात्मक स्थिति ली थी और अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। गरज! विशाल मैक्रोफेज कुत्ता ने एक भयंकर गुर्राहट छोड़ी और तेजी से आक्रमणकारी दुश्मन की ओर चार्ज किया, लेकिन भक्षक स्पष्ट रूप से तेज था। ये राक्षसों के समूह में दौड़ गया, पहले की कुल्हाड़ी हथौड़ी पकड़े हुए, और आर पार हो गया, सबसे आगे के कुछ राक्षसों को कमर पर काट दिया। विशाल मैक्रोफेज कुत्ता ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन भक्षक की दाहिनी भुजा अचानक विस्तारित हो गई, विशाल अजगर की तरह विशाल मैक्रोफेज कुत्ता की ओर गोली मार दी। कठोरता, आध्यात्मिक ऊर्जा भक्षक की दाहिनी भुजा में उमड़ गई, जिससे मांस हथौड़ी जैसा अंग और भी कठोर हो गया। उसका विशाल मुंह लगभग एक पंखे के आकार के कोण तक फट गया और फिर विशाल मैक्रोफेज कुत्ता के शरीर पर जोर से टकराया, क्रूरता से काट लिया। मांस के बड़े टुकड़े हड्डी के साथ काट लिए गए। जहां विशाल मैक्रोफेज कुत्ता का स्कैपुला था, वहां एक बड़ा गैप छोड़ दिया गया, जिसमें खून लगातार निकल रहा था, और विशाल मैक्रोफेज कुत्ता जमीन पर लड़खड़ा गया। दाहिनी भुजा पर विशाल मुंह से खून की बूंदें गिरी, जिसने अपने मुंह में मांस को चबाया और फिर उसे भक्षक के शरीर में निगल लिया। भयानक, खूनी और अत्यंत क्रूर। मांस लाश और रेंगने वाले तेजी से आगे बढ़े, लेकिन भक्षक की दाहिनी भुजा एक जंजीर गदा की तरह ऊपर से झूल गई, उन्हें खटखटाहट के साथ जमीन पर गिरा दिया। एक मुंह एक सिर ले रहा था, दूसरा दिल को बाहर निकाल रहा था। ये राक्षसों के समूह के माध्यम से वध करते हुए खून में स्नान कर रहा था। उसकी कुल्हाड़ी हथौड़ी निर्दयता से उन बचे हुए लोगों पर गिर रही थी जिन्हें दाहिनी भुजा ने छोड़ दिया था। घटक! देखने वाले प्रणव और अन्य ने कठिन से निगला। पहले के साधारण एंजल दूत मांस लाश अब इतने क्रूर हो गए थे। भक्षक के शरीर पर मांस लाशों के विरल जवाबी हमले व्यर्थ थे, उनके पंजे के वार उसकी केराटिनाइज्ड त्वचा को भेद नहीं सकते थे, और वध कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया। क्लिक! एक खिड़की बंद होने की हल्की आवाज ने मयंक का ध्यान खींचा। बस एक नज़र में उसने देखा कि कोई बाहर की स्थिति की जांच कर रहा था। प्रणव, जाओ और उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहो। हाँ। प्रणव कैफेटेरिया बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। धातु का लोहे का दरवाजा कसकर बंद था, टक्कर के निशान और खून के धब्बों से ढका हुआ था, जिसने इसे कुछ हद तक भयानक बना दिया था। हालांकि दरवाजा अभी भी कसकर बंद था, जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे। ठक ठक ठक! प्रणव ने दरवाजे पर खटखटाया, आवाज दबी हुई थी, जैसे कि दरवाजे के पीछे कुछ अवरुद्ध कर रहा हो, कंपन को दबा रहा हो। लगता है अंदर अभी भी काफी लोग हैं। भाई देवाशीष मयंक के बगल में खड़े थे, उनका भक्षक करीब से उनका अनुसरण कर रहा था और मयंक को दोनों तरफ से सुरक्षा भी दे रहा था। वह एक साहसी फिर भी सावधान व्यक्ति था और उसने देखा कि प्राचीन कृमि वृक्ष और स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन वर्तमान में मयंक के पास नहीं थे। लोगों का होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये दरवाजा खोलना आसान नहीं लगता। बात करते समय प्रणव ने फिर से दरवाजे पर खटखटाया, अपनी आवाज ऊंची करते हुए, दरवाजा खोलो, हम बचे हुए लोग हैं, राक्षस नहीं। अगर तुम इसे नहीं खोलते तो हमें इसे खुद खोलना पड़ेगा। उसका लहजा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, लेकिन ऐसी प्रलय की दुनिया में ये वास्तव में राक्षसों की दहाड़ से कहीं अधिक सुखद था। दरवाजे के अंदर एक सरसराहट की आवाज आई, जिसके बाद एक लंबी चुप्पी छाई रही, जिसके बाद एक स्थिर, वृद्ध आवाज आई, उतावले मत हो, दरवाजा अवरुद्ध है। इसे खोलने में कुछ समय लगेगा। प्रणव ने मयंक और देवाशीष की ओर वापस देखा, अपनी आंखों से मार्गदर्शन मांग रहा था। मयंक ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, उन्हें कुछ समय दो। प्रणव ने अब उन्हें जल्दी नहीं किया, और जल्द ही अंदर से शोर ने संकेत दिया कि वस्तुओं को हटाया जा रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद एक क्लिक गूंज उठी, जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे मयंक और अन्य के लिए अंदर की स्थिति प्रकट हुई।
कई जोड़े सतर्क आंखें उनसे मिली। कई लोग थे, सभी हथियार पकड़े हुए थे, रसोई के चाकू, क्लीवर, धातु की छड़ें, स्टूल के पैर, तरह तरह की चीजें। कुछ मांस लाशों को सबसे आगे खड़े होने के लिए बुलाया गया, जो बचे हुए लोगों को मयंक और उसके समूह से अलग कर रहे थे। मयंक ने देखा कि एंजल दूतों में से एक विशेष रूप से लंबा था, एक कुबड़ के साथ, संभवतः एक प्रथम स्तर मध्यवर्ती रेंगने वाला। अपने एंजल दूतों को एक तरफ हटाओ और कैफेटेरिया डाइनिंग एरिया में खड़े हो जाओ, दरवाजे को अवरुद्ध मत करो। एक शांत आवाज के साथ मयंक की निगाह एंजल दूत राक्षसों पर पड़ी और उनके पीछे बचे हुए लोगों पर टिकी, खासकर एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति पर। उसने आश्चर्य में सोचा, तो ये बूढ़ा आदमी था जो यहाँ प्रभारी था। बूढ़े आदमी के सफेद बाल थे, एक सीधी पीठ, चौड़े कंधे, जिसमें भौहें हल्की सी झुकी हुई थीं, दयालु फिर भी कठोर। भाइयों, अपने मांस लाशों को एक तरफ बुलाओ, जैसा वह कहता है वैसा करो। हम सब रिश्तेदार हैं, राक्षस नहीं, उसने एक स्थिर आवाज के साथ कहा, एक शांत करने वाले लंगर की तरह। कई युवा डॉक्टरों और युवा पुरुषों ने तुरंत अपने एंजल दूतों को एक तरफ बुलाया, और फिर भीड़ डाइनिंग एरिया की ओर वापस चली गई, एक रास्ता खोल दिया। मयंक ने नेतृत्व किया और अंदर चला गया, देवाशीष करीब से उसके पीछे चल रहा था। विशाल भक्षक करीब रहा। सौभाग्य से डाइनिंग एरिया का फर्श ऊंचा था, इसलिए प्रवेश करने के बाद संकुचन की कोई भावना नहीं थी। विशाल डाइनिंग एरिया 4 या 5 कक्षाओं के आकार का था, जिसमें धातु की मेजें अव्यवस्थित रूप से ढेर थीं। ये स्पष्ट रूप से ये वस्तुएं थीं जिन्होंने अभी दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया था, और ये वस्तुएं थीं जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। हालांकि दोनों समूह हॉल में थे, उनके बीच कई मीटर थे और उनकी आंखों में सतर्कता ज्यादा फीकी नहीं पड़ी थी। नमस्ते। बूढ़े नेता की निगाह मयंक पर पड़ी, और उसके पिछले कार्यों से यह स्पष्ट था कि मयंक टीम का निर्णय लेने वाला था। वह आश्चर्यचकित दिखा, सोच रहा था कि ब्लैक आर्मर के नीचे का चेहरा कैसा था। मैं बबलू हूँ, दक्षिण शहर प्रथम अस्पताल का उप डीन। मैं बाहर राक्षसों को साफ करने और हमें बचाने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। बबलू ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शुरुआत की। मयंक ने हल्का सा सिर हिलाया और ब्लैक आर्मर का हेलमेट थोड़ा सा पीछे हट गया, जिससे उसका चेहरा प्रकट हुआ। आपके अंदर कितने डॉक्टर हैं? बबलू चौंक गया, झिझका और फिर कहा, 7 डॉक्टर, 14 नर्सें, 10 सहायक कर्मचारी, 32 मरीज और उनके परिवार के सदस्य, जिनमें 2 गंभीर स्थिति में हैं। उसने डाइनिंग हॉल के अंदर बचे हुए लोगों के बारे में उन्हें सूचित किया, रुककर फिर अनिश्चितता से पूछा, क्या आप आधिकारिक बचावकर्मी हैं? हालांकि मयंक और उनकी टीम वर्दी में नहीं थे, लेकिन उनके समन्वित कार्य और निर्णायक तरीके ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वह सशस्त्र बलों या सुरक्षा गार्ड का सामना कर रहे थे। हालांकि अंतर थे, वे साधारण लोग नहीं लगते थे। हम नहीं हैं। मयंक ने सिर हिलाया और फिर कहा, डीन बबलू, पैकिंग शुरू करें। यहाँ मौजूद हर कोई थोड़ी देर में मेरे साथ चलेगा। मयंक की आवाज़ निर्णायक थी, लेकिन ऐसा रवैया लोगों को और भी अधिक झिझकने लगा क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। बबलू ने गहरी आवाज में पूछा, सर, हमें ये जानने की जरूरत है कि आप हमें कहाँ ले जाने की योजना बना रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। देवाशीष मुस्कुराया और बीच में टोकते हुए कहा, डीन बबलू, चिंता न करें, हमारे शिविर को डॉक्टरों की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। देवाशीष के शब्दों ने बबलू को चौंका दिया और वह राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या कोई मरीज हैं? हाँ, कुछ को सर्जरी की जरूरत है। देवाशीष ने चारों ओर देखा और कहा, हमारा शिविर बहुत सुरक्षित और मजबूत है, जैसा कि आपने देखा है। यहाँ सिकुड़ने की तुलना में हमारा अनुसरण करना बेहतर है। हम सक्षम डॉक्टरों और नर्सों का स्वागत करते हैं और अन्य कड़ी मेहनत करके सुरक्षा और भोजन कमा सकते हैं। ये यहाँ से कहीं बेहतर है। देवाशीष के शब्दों ने कई लोगों को हिला दिया। हालांकि डाइनिंग हॉल में बहुत सारा भोजन था, लेकिन यह 1 महीने से अधिक के दौरान लगभग समाप्त हो चुका तारांकन था। अगर शुरुआत से ही भोजन का राशन नहीं दिया गया होता, तो यह शायद पहले ही खत्म हो चुका होता। प्रणब, एक गिनती लो और फिर पैकिंग शुरू करो। हाँ, भाई देवाशीष। बबलू ने सिर हिलाया और प्रणब के कार्यों को नहीं रोका। जैसा कि देवाशीष ने कहा, एक सुरक्षित शिविर में जाना एक अच्छी बात थी। सुकांतो, उनके साथ सहयोग करो। जी, शिक्षक। एक मध्यम आयु वर्ग का डॉक्टर खड़ा हुआ और गिनती के साथ प्रणब की सहायता करने और ऊपरी मंजिलों से अन्य बचे हुए लोगों को बुलाने के लिए बचे हुए लोगों को निर्देशित करना शुरू कर दिया। मयंक ने बिना बाधित किए सभी के आंदोलनों को देखा, लेकिन अचानक भीड़ में पीले चेहरों वाले कई बच्चों को देखा। सबसे छोटा 8 साल से अधिक नहीं था और सबसे बड़ा केवल 13 या 14 था। ये काफी आश्चर्य था। क्या वे मरीज हैं? वह बबलू की ओर मुड़ा और अचानक पूछा।
बबलू शुरुआत में चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, अधिकांश बच्चे मरीज हैं। वे छोटे हैं और ले जाने में आसान हैं। सभी को उनके माता पिता के जीवन से बचाया गया है। वह रुका, उसका लहजा कुछ गंभीर हो गया। अस्पताल में कई मरीज थे और अचानक आए प्रलय ने सभी को हैरान कर दिया। खासकर अंतः रोगी विभाग में बहुत कम लोग भागने में कामयाब रहे। लेकिन जो बच्चे बीमार थे उनके लिए ये थोड़ा अलग था। उनके माता पिता ज्यादातर उनके साथ थे और अगर वे मांस पर्वत दानव में नहीं बदले थे तो माता पिता ने अपने बच्चों के लिए जीवन का मौका सुरक्षित करने के लिए सब कुछ किया। इसलिए यहाँ काफी बाल रोगी थे। कुछ के माता पिता अभी भी थे, कुछ अनाथ हो गए थे। क्या आप शिविर के नेता हैं? बबलू की निगाह उसके सामने युवा व्यक्ति पर टिकी हुई थी। बच्चों के बारे में सुनने के बाद भी उसने एक शांत आचरण बनाए रखा जो कुछ भ्रमित करने वाला था। हाँ, बस मुझे मयंक कहो, मयंक ने कहा। उसने भीड़ पर एक नज़र डाली और फिर जोड़ा, इतने सारे लोगों को बचाने में बहुत प्रयास लगा होगा, है ना? बबलू ने कड़वाहट से कहा, बहुत से लोग मर गए, मेरे सहकर्मी, मेरे छात्र, उनमें से कई। वह एक केंद्रीय व्यक्ति बनने में सक्षम था, न केवल इसलिए कि वह थोड़ा मजबूत था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने कई मरीजों को बचाया था और कई छात्रों को पढ़ाया था और उसकी अस्पताल में प्रतिष्ठा थी। इसके अलावा डाइनिंग हॉल का अस्तित्व केवल उसी कारण से नहीं है। मयंक हैरान था, फिर उसने पूछा, वह कैसे? बबलू ने कहा, आसपास अन्य राक्षस होने चाहिए जो कभी कभी बाहर वालों पर हमला करते हैं। उनके विक्षोभ ने राक्षसों का ध्यान भटकाया, जिसके कारण हम अब तक जीवित रहने में सक्षम रहे हैं। वह ईमानदारी से बोला, यदि संभव हो तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, या यदि राक्षस आते हैं तो ये परेशानी भरा होगा। बबलू वास्तव में सभी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए सलाह दे रहा था, लेकिन मयंक की निगाह एक अलग विचार के साथ चमकी। वे राक्षस कितनी बार आते हैं और क्या वे उन मांस पर्वत राक्षसों के साथ लड़ते हैं जिनकी छाती में दरार है? कौन जीतता है, कौन हारता है? अध्याय 106, राक्षस पगडंडी। बबलू इस युवा व्यक्ति के विचारों से कुछ चकरा गया। राक्षसों का सामना करने पर वह भागा नहीं, बल्कि इसके बजाय राक्षसों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। वह बस ध्यान से याद कर सकता था। फिर उसने जवाब दिया, कहना मुश्किल है, ये हर 3 से 5 दिन में एक बार होता होगा जब ये सबसे बड़े राक्षस से लड़ता है। मैंने नहीं देखा कि कौन जीतता है या कौन हारता है, लेकिन मुझे लगता है कि अज्ञात राक्षस अधिक दुर्जय हो सकता है। राक्षसों ने अस्पताल पर बार बार हमला किया, लेकिन कोई भी कभी रुका नहीं और अस्पताल के अंदर राक्षसों की संख्या वास्तव में घट रही थी, संभवतः बाहर के राक्षसों के कारण। ये सुनकर मयंक कुछ हद तक स्थिति का न्याय करने में सक्षम महसूस कर रहा था। अगर उनकी ताकत ज्यादा दूर नहीं थी तो ये प्रबंधनीय होगा। पुराना देवाशीष, बॉस, तुम्हें मेरे लिए क्या चाहिए? देवाशीष जल्दी से पास आया और मयंक ने उसे घूरते हुए कहा, मजाक करना बंद करो, चलो घात लगाने चलते हैं। किसका इंतजार करें? देवाशीष पूरी तरह से भ्रमित था और मयंक ने कहा, तुम्हारे लिए एक दूसरा एंजल दूत खोजने के लिए। ऐसी अच्छी बात है। देवाशीष की आंखें चमक उठीं, जबकि मयंक ने फिर दीन बबलू से कहा, दीन बबलू, आप भी हम दोनों के साथ चलें। बबलू को ले जाना केवल आकस्मिक था, सुविधा के लिए उसे बंधक बनाना। आखिरकार अगर मयंक और देवाशीष अस्थायी रूप से चले गए तो केवल प्रणब, आशीष और अन्य ही यहाँ रहेंगे। हालांकि इन बचे हुए लोगों के पास क्रॉसबो तीर थे और लोहे के कवच पहने हुए थे, उनकी ताकत केवल प्रथम स्तर मध्यवर्ती थी, इसलिए सुरक्षा के लिए बबलू मयंक के पास रहा। अपने नेता के बिना बचे हुए लोगों का ये समूह स्वाभाविक रूप से परेशानी पैदा नहीं करेगा। उन तीनों ने अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां 2 भयावह आकृतियां अचानक बबलू के सामने प्रकट हुईं। वह अत्यधिक चौंक गया, उसका शरीर लगातार कांप रहा था। ये दोनों आकृतियां पहले अस्पताल के अंदर देखे गए मांस पर्वत राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक भयावह और अजेय थीं। तेजी से भागो, उसने अपनी आवाज धीमी की। मयंक और देवाशीष को शांति से जगह छोड़ने के लिए पकड़ा। हे बूढ़े आदमी, क्यों भागें? वे हमारे राक्षस हैं, देवाशीष ने हालांकि बबलू की बांह कसकर पकड़ी और एक ठहाके के साथ कहा। बबलू भागने की कोशिश करते हुए भी उन्हें खींचना नहीं भूला। ये बूढ़ा आदमी अभी भी काफी सभ्य था, उसकी महंगी पंजीकरण फीस को छोड़कर वास्तव में एक चिकित्सक की परोपकार की झलक दिखती थी। बबलू हक्का बक्का था, ये तुम्हारे एंजल दूत हैं। उसने मयंक की ओर देखा जो काले कवच में सजा हुआ था। कई लोगों ने मयंक के एंजल दूतों को नहीं देखा था। मयंक ने केवल सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या आप मोटे तौर पर जानते हैं कि वह राक्षस किस दिशा से आता है?
बबलू ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उसके चेहरे पर झुर्रियां कसकर दब गईं। लंबे समय तक सोचा और कहा, शायद मिंगक्सन रोड की दिशा से। हर बार जब शोर होता है तो वह वहां से होता है। हम कैफेटेरिया बिल्डिंग से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, हम केवल आवाज़ों से न्याय कर सकते हैं। मोटे तौर पर दिशा जानने के बाद मयंक को अचानक एक विचार आया और 50 वृक्ष जनित कृमि तुरंत उस दिशा में खोज करने लगे, जमीन के नीचे तेजी से चलते हुए। वृक्ष जनित कृमि को तैनात करने के बाद मयंक ने फिर 2 एंजल दूतों की विलय प्रगति की जांच की। प्राचीन कृमि वृक्ष अब 73% तक पहुंच गया था, जबकि स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन भी धीमा नहीं था, मांस का सार 65% तक पहुंच गया था। बबलू ने देखा कि मयंक की कोई अन्य कार्रवाई नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि कुछ तरीके होने चाहिए जिनके बारे में वह अनजान था। हालांकि उसने नहीं पूछा, उसकी उम्र में कई वर्षों से चिकित्सा विशेषज्ञ होने के कारण उसके पास स्वाभाविक रूप से दूसरों के रहस्यों में ताक झांक न करने की गंभीरता थी। वह संक्षेप में झिझका, फिर पूछा, क्या आप पहले घायल की स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं? यदि ये तत्काल है तो मुझे डर है। उसकी केवल 2 चिंताएं थीं, घायल की स्थिति, कुछ ऐसा जो वह वास्तव में जानना चाहता था, और दूसरी चोटों के इलाज के बारे में थी, उनके मूल्य को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण समय। अगर वे कुशल नहीं हैं और इलाज में देरी करते हैं तो वे आसानी से शामिल सभी द्वारा नाराजगी महसूस कर सकते हैं। जब मयंक ने अचानक उसका सवाल सुना तो वह एक पल के लिए रुक गया, फिर कहा, लड़ाई में लगी चोटें, बाहरी घावों को नियंत्रित किया गया है, लेकिन आंतरिक क्षति अभी भी हो सकती है। व्यक्ति कोमा की स्थिति में है और उसे हल्का बुखार है। बबलू ने भौहें सिकुड़ी, मयंक के विवरण ने बहुत अधिक संभावनाएं छोड़ दी। उसने गंभीरता से पूछा, गंभीर टकराव और फ्रैक्चर, खासकर सिर में? कुछ होना चाहिए। देवाशीष ने बातचीत में खुद को शामिल किया और कहा, उस दिन उन्हें एक स्प्लिट माउथ वम द्वारा सिर में मारा गया था। अगर लोहे के कवच के लिए नहीं होता तो वे इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। उसने उस दिन की लड़ाई को कमांड किया था और मयंक से बेहतर स्थिति को जानता था। बबलू गहराई से परेशान रहा, न्याय करना मुश्किल है। अगर कपाल क्षति है तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। सौभाग्य से वह एक ठेकेदार है, अन्यथा एक साधारण व्यक्ति इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाता। मयंक, बबलू ने ईमानदारी से कहा, लोगों को वापस लाने के अलावा आपको एकीकृत इमारत की दूसरी मंजिल से कुछ चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण भी लेने होंगे, अन्यथा हम उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, मयंक ने जवाब दिया, फिर जारी रखा, हम आवश्यक आपूर्ति लेंगे, हम 2 ट्रक लाए हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जमीन पर राक्षसों के शरीर धीरे धीरे गायब हो गए, उनकी हड्डियां उनके साथ विलय हो गईं। मांस ने सीधे मांस के सार की विलय प्रगति को बढ़ा दिया, जबकि हड्डियां भी सामग्री और पोषण में बदल गईं। अंत में आधे घंटे के बाद प्राचीन कृमि वृक्ष विलय को पूरा करने वाला पहला था। $, love to essence of flesh fusion completed, ancient worm tree gains skill advancement, LV2 tree born worms, self-healing intermediate, $। 2 कौशल लगातार आगे बढ़े थे और प्राचीन कृमि वृक्ष का विशाल तना और भी बड़ा हो गया था। अब लगभग 34 या 35 मीटर लंबा खड़ा था, जिसमें एक घेरा था जो भयावह रूप से मजबूत था और इसकी उपस्थिति काफी गहरी हो गई थी। तो मांस के सार का प्रभाव मांसल शरीर और संबंधित कौशल पर पड़ता है, मैं समझा। 2 कौशल की उन्नति को देखते हुए मयंक प्रसन्न महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। प्राचीन कृमि वृक्ष की स्टैंडअलोन लड़ने की क्षमता और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। अनगिनत लताएं एक और भी मजबूत पुनर्योजी क्षमता के साथ संयुक्त हुईं, इससे निपटने का कठिनाई स्तर 2 गुना हो गया था। प्राचीन कृमि वृक्ष के टूटने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था जब स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन ने राक्षसों के शवों को गहनता से विलय करने के बाद अपनी विलय प्रगति को पूरा किया। $, love to essence of flesh fusion complete, scorpion spider demon obtains skill advancement, self-healing intermediate, LV2 coagulation cannon, $। हालांकि यह भी 2 कौशल की उन्नति थी। स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन का रूप कोई बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी लोहे जैसी कठोर मांसपेशियों के नीचे उसके भीतर समाई ताकत निश्चित रूप से काफी बढ़ गई थी। क्रूरता और निर्दयता की आभा तेज हो गई, जिससे किसी की रीढ़ ठंडी हो गई और असुविधा महसूस हुई। देवाशीष ऐसी दृश्यों का आदी था। मयंक द्वारा विशाल संसाधनों को भक्षण करने के बाद एंजल दूत की विकास क्षमता बस अकल्पनीय थी। वह केवल एक बात जानता था कि मयंक अधिक से अधिक दुर्जय बनने जा रहा था। इस समय 2 एंजल दूतों में से कोई भी आसानी से उसके भक्षक को कील सकता था और उसे जमीन के खिलाफ पीस सकता था। हालांकि बबलू का दिल खतरे से भरा हुआ था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसी वृद्धि देखी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली था।
अगर उसे और भी समय दिया गया तो कौन जानता है कि वह क्या बन सकता है। शाह जमीन गड़गड़ाई और अचानक वृक्ष जनित कृमि जो आगे स्काउट करने गया था तेजी से पेड़ की जड़ों के आसपास लौट आया। कुछ हरकत है, चलो चलते हैं। एक विचार के साथ प्राचीन कृमि वृक्ष की लताएं जल्दी से नीचे उतरी, देवाशीष और बबलू तक पहुंची और उन्हें सीधे शाखाओं पर उठाने से पहले उनके शरीर के चारों ओर लपेट दिया। मयंक को खुद भी लताओं द्वारा ऊपर उठाया गया था, मुख्य तने पर पहुंचकर ऊंचाई पर उन तीनों ने स्थिर किया, जबकि उसके नियंत्रण में प्राचीन कृमि वृक्ष और स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन तेजी से उस स्थान की ओर बढ़े जहां वृक्ष जनित कृमि ने गतिविधि का पता लगाया था। वृक्ष जनित कृमि की गतिविधि की सीमा प्राचीन कृमि वृक्ष से केवल 600 मीटर के भीतर थी, और हालांकि यह हाल ही में आगे बढ़ा था, यह 1000 मीटर से अधिक नहीं था, इसलिए प्राचीन कृमि वृक्ष की गति के साथ वहां पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। मिंगक्सन रोड पर रास्ते में देवाशीष ने अभी भी अशांत बबलू की ओर झुककर फुसफुसाया, डीन बबलू, हम इस दिशा में कहाँ जा रहे हैं? बबलू ने सिर हिलाया। मिंगक्सन रोड पर रास्ते में वह नहीं जानता था कि कहाँ रुकना है, शायद एक सामुदायिक क्षेत्र या एक सबवे प्रवेश द्वार। वह कैसे जवाब दे सकता था? यह आदमी उतना भयंकर नहीं लगता जितना वह दिखता है, बस थोड़ा अधिक बातूनी। देवाशीष को स्वाभाविक रूप से कोई पता नहीं था कि बूढ़े डॉक्टर का आंतरिक रूप से उसके बारे में ऐसा विचार होगा। उसने समय समय पर बबलू के साथ चैट करना जारी रखा, प्राचीन कृमि वृक्ष के पैर में स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन और करीब से पीछा कर रहे भक्षक को देखा, अभी भी जारी रखते हुए, इसलिए रुधिर आत्मा की पुस्तक को पुनर्प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिनटों बाद प्राचीन कृमि वृक्ष रुक गया। बबलू ने दीपक वृक्ष की चमक की रोशनी के तहत धीरे धीरे प्रकट होने वाली इमारतों को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य का एक रूप आया, ये वास्तव में यहाँ है। मिंगक्सन रोड मार्केट। देवाशीष ने आश्चर्य में चारों ओर देखा और कहा, क्या यह एक सब्जी बाजार है? बबलू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आसपास का सबसे बड़ा बाजार जिसमें जीवित मुर्गियां और बत्तखें हैं। कई मरीज और उनके परिवार अपने स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए यहाँ मुफ्त श्रेणी की मुर्गियां और बत्तखें खरीदते हैं। लंबे समय से बीमार मरीज अक्सर इस अस्पताल के पास घर किराए पर लेते थे। स्वाभाविक रूप से उनका जीवन इस क्षेत्र के चारों ओर घूमता था और मरीजों के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए चीजें यहाँ बिक्री के लिए लाई जाती थीं। बबलू थोड़ा रुका और फिर जोड़ा, ये सिर्फ मुफ्त श्रेणी की मुर्गियां और बत्तखें नहीं हैं। मैंने सुना है कि यहाँ जंगली जानवर गुप्त रूप से बेचे जाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। अधिकांश स्वास्थ्य पूरक सामान होते हैं, जरूरी नहीं कि वे चीजें हों, लेकिन हमेशा लोग होते हैं जो मरीजों का शोषण करने की कोशिश करते हैं, लगातार बुरे काम करते हैं। जंगली जानवरों के बारे में सुनकर देवाशीष और मयंक ने आंखों का आदान प्रदान किया। धिक्कार है, क्या वास्तव में लोग थे जो मौत को दावत दे रहे थे, ऐसी चीजों को बाजार में ला रहे थे? उसी समय उन दोनों ने इस संभावना पर विचार किया कि यहाँ के जीव या तो मुर्गियों और बत्तखों जैसे जीवित वाले थे या अधिक परेशानी वाले जंगली जानवर, उत्परिवर्ती या विकसित प्रकार के। वह चीज बाजार के अंदर रुकी हुई है। जैसे ही मयंक बोला, वह पहले से ही प्राचीन कृमि वृक्ष की लताओं को नियंत्रित कर रहा था, उन्हें पूरे बाजार में गहराई तक फैला रहा था, अधिक धुंध को दूर कर रहा था। वृक्ष जनित कृमि ने पूरे बाजार को ढक लिया था और जमीन के कंपन के माध्यम से उसने पुष्टि की थी कि एक विशाल प्राणी वास्तव में अंदर था। गरज। जैसे ही लताएं फैलीं, अचानक एक जानवर की दहाड़ गूंज उठी। जमीन गरज रही थी और गड़गड़ा रही थी। प्राणी ने लताओं के खिलाफ पहला कदम उठाया था। वहां प्राचीन कृमि वृक्ष बाजार में फट पड़ा। स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन आगे बढ़ रहा था और अंत में बाजार के भीतर स्टाल के खंडहरों के ढेर के बीच लताओं के साथ कुश्ती कर रहे राक्षस को देखा। इतना बड़ा सुअर! देवाशीष की आंखें चौड़ी हो गईं। बाजार के बीच में एक विचित्र रूप से विशाल सुअर खड़ा था जो एक पहाड़ जितना बड़ा था। कंधे पर 4 मीटर, शरीर की लंबाई में 6 मीटर, मांसपेशियां चट्टानों की तरह गांठदार, भयंकर रूप से मुड़े हुए सींग, 2 दांत जैसी नुकीली दांत, खासकर सुअर का चेहरा हड्डी के कवच की एक परत से ढका हुआ था जो उसकी खोपड़ी से रीढ़ के साथ उसकी पूंछ तक फैला हुआ था। हड्डी के स्पाइक्स हड्डी के कवच के एक सूट की तरह बाहर निकल रहे थे। गरज। हड्डी कवच विशाल सुअर, उसकी आंखें खून लाल थीं। प्राचीन कृमि वृक्ष को देखकर एक गुस्से भरी दहाड़ निकाली। उसके शरीर के हड्डी के उभार विस्तारित हुए, उसकी पीठ को ढकते हुए जैसे ही वह आगे बढ़ा।